तो चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो रेलवे एएलपी का एग्जाम होने वाला है और उसके लिए हमने है ना स्टार्ट किया टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। तो इन क्वेश्चनों को है ना ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर हमने सिलेक्ट किया मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग को पसंद आएगा और सब लोग जुड़कर ध्यानपूर्वक मस्त तरीके से पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो आवाज वगैरह सब क्लियर होगा इस उम्मीद के साथ मैं पहला क्वेश्चन का शुरुआत करूंगा। कहाँ था इतना दिन से ना सर कि जब आए एग्जाम बाद आते हैं, बहुत जल्दी कर दिए। हाँ, एग्जाम के बाद, अच्छा जी। राधे 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 राधे, है ना। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं ना। बहुत बढ़िया। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा जो इस साल छाया रहा रेलवे के एग्जाम में। कई शिफ्टों में ये क्वेश्चन आया, है ना। इनफैक्ट है ना, एनटीपीसी में भी आया, टेक्नीशियन में भी आया, सब एग्जाम में आया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कितने लोग उत्तर दे पाते हैं, तुक्का मार पाते हैं। इस पे भी हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग तुक्का भी मार के सही कर पाएंगे। लिखा है ट्रेन ए जो है स्टेशन एम से 7:20 AM पर निकलती है, मतलब सुबह 7:20 पर, और उसी दिन 3:20 PM पर पहुंचती है। अच्छा, मतलब कोई एक ट्रेन है जो एम स्टेशन से निकला 7:20 में और 3:20 PM में पहुंचा। सुबह निकला, दोपहर बाद पहुंचा, ठीक है। ट्रेन बी जो है स्टेशन एन से 9:20 पे निकलती है, 9:20 पे निकलती है, 4:20 पे क्या होती है, पहुंचती है, 4:20 पे पहुंचती है। तो दूसरी ट्रेन जो है ना, देखो ऐसा है कि एम है इधर और इधर क्या है, स्टेशन एन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा सब लोग को, है ना, दिख रहा है जी, बहुत बढ़िया। तो एक ट्रेन निकला इधर से इधर गया, दूसरा ट्रेन इधर से इधर आया, दोनों की टाइमिंग अलग अलग है। तो हम बोलेंगे सर एक निश्चित दूरी को अगर 7:20 से 3:20 तक अगर देखा जाए तो 20-20 मिनट तो सेम है। तो 7 और 8 15, 15 बजने का मतलब 3 बजता है, तो 8 घंटा लगा सर उस निश्चित दूरी को तय करने में, है ना, पहला ट्रेन को। दूसरा ट्रेन जो उधर से आई है तो 9 और 7 16, 9 7 16, 16 मतलब 4 बजना, है ना। यानी कि सर इस दूरी को तय करने के लिए सर 7 घंटा लगा। कितना लगा सर, 7 घंटा लगा, ठीक है। और ट्रेन ए और बी का मिलने का समय पूछ रहा है सर। तो सर डायरेक्टली सर हमें समय से आंसर नहीं आ पाएगा, हमें डिस्टेंस मानना पड़ेगा। वो डिस्टेंस कितना होगा सर, तो हम बोलेंगे सर इन दोनों का एलसीएम 56 किलोमीटर होता है, 56 किलोमीटर। यानी कि 56 किलोमीटर अगर हम दूरी अगर मान लें इन दोनों का एलसीएम, तो स्पीड पहला का कितना होगा सर, हम बोलेंगे सर 56 किलोमीटर को 8 घंटा से डिवाइड कर दे तो 7 किलोमीटर पर आवर पहला का स्पीड था सर। और दूसरा का स्पीड था कितना सर, है ना, दूसरा का स्पीड था सर 56/7 के सर 8 किलोमीटर पर आवर। यानी कि सर इस क्वेश्चन में हमें सब कुछ पता हो गया, दूरी पता हो गया और दोनों का चाल पता हो गया। अब हमें निकालना है कि दोनों मिलकर एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में अगर आते हैं दोनों ट्रेन, तो कितने देर में इस दूरी को तय कर देंगे। ये क्वेश्चन का मतलब मेन मूल भाव है सर। हम बोलेंगे सर समय बराबर तो दूरी बटे चाल होता है ना। लेकिन गुरुजी एक दिक्कत इस क्वेश्चन में अभी भी है। बोले क्या दिक्कत है सर, आप बताएंगे, एड्रेस करेंगे। दिक्कत ये है ना गुरुजी कि अगर आप ध्यान से देखें तो एक ट्रेन सुबह 7:20 में निकली थी और दूसरी ट्रेन 9:20 में निकली है। तो दोनों को टाइम को सेम करना होगा गुरुजी। सेम कैसे करेंगे, तो पहला ट्रेन 7:20 में निकला है और दूसरा ट्रेन इधर से 9:20 में निकला है, तो 2 घंटा अगर हम चला दें सर तो दोनों का टाइमिंग मैच हो जाएगा सर, है ना। 9:20 तक ये यहां पहुंच जाएगा सर, है ना, और 9:20 में यहां से तब तक ये खुलेगा सर। बोले जी सर। तो 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा सर, 2 इंटू स्पीड 7 है, 7 दूनी का 14 किलोमीटर। यानी कि 14 किलोमीटर को अगर हम हटा दें सर तो दोनों ट्रेन 9:20 में एक ही समय में एक दूसरे की तरफ जा रहा है सर। अब बोले जी सर ये भी बात आपने सही बताया। तो 56 में से अगर 14 घटा दे तो 42 किलोमीटर अब दूरी बचेगा इन दोनों के बीच में सर, जिसको सर रिलेटिव स्पीड के द्वारा दोनों तय करेंगे। और एक का स्पीड है 7, दूसरा का स्पीड है 8। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड के लिए ऐड हो जाएगा दोनों, यानी कि 42/15 ही समय होगा सर दूरी बटे चाल। 14 या 42 सर, 15 5 या 15 सर, 14/5 को लिख सकते हैं 2.4/5, है ना, घंटा सर। सर 4/5 घंटा को अगर आप 60 से गुना करें तो 12×5 = 60, 12×4 = 48 मिनट और होगा सर 2 घंटा प्लस 48 मिनट। 2 घंटा प्लस 48 मिनट सर, अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है सर, है ना। 9:20 में दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ चली थी सर। 2 घंटा और 48 मिनट को अगर जोड़ेंगे सर तो 48 और 20 68 होता है, तो 68 मिनट को केवल 8 मिनट लिखे, है ना। 1 घंटा आगे बोरो कर देंगे, 9 2 11 1 12, 12:08 PM पे, है ना, मुलाकात होगी दोनों की। एक मुलाकात जरूरी है,
ऐसा बोल सकते आप हैं? हम बोलेंगे जी सर। तो मुलाकात कब होगी सर? 12:08 में, है ना। बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे है ना इस कंसेप्ट को नहीं जानते, दो चार बार बना के प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो पहला क्वेश्चन ही शानदार था, जानदार था। अब हम भाई लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुआ छाप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन खूब अच्छा, आज ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो वायर है ना कभी कभी दिक्कत कर देता है। चलो जी, इसको परमानेंट सेटलमेंट कर देते हैं ना। जी सर, बहुत बढ़िया सर। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए मेरे भाई, ध्यान से, है ना। एवरीथिंग इज ओके, आवाज वगैरह सब ठीक है, सब अच्छा है, सब ठीक है, ऑल ओके सर। चलिए, लिखा है एक बेलन का आयतन 5500 मीटर क्यूब है। यदि बेलन 70 मीटर ऊंचा है तो इसके आधार का व्यास बताना। क्या बताना है? व्यास बताना। बहुत बढ़िया सर, है ना। अब देखो, बेलन के बारे में देखा जाए तो हर एक एग्जाम में आता है, बिहार पुलिस से लेके बिहार दरोगा से लेके आईएएस से लेके यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, सब में आता है। और बेलन का आपको आयतन आपको पता होना चाहिए, है ना, कि एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच होता है सर। बोलिए जी सर, पाई आर स्क्वायर एच होता है सर। अच्छा, बेलन का आयतन है कितना सर? 5500 मीटर क्यूब, तो 5500 मीटर क्यूब हो गया सर। बोलिए जी सर। पाई की वैल्यू मेरे भाई 22/7 लेना है, 22/7 लेना है सर। बोलिए जी सर। आर स्क्वायर, है ना। तो सर हमें तो डायमीटर अगर निकालना, व्यास निकालना, तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा। हम बोले जी सर। तो ये आर स्क्वायर हो गया मेरे भाई। एच की बात करें तो कितना मीटर ऊंचा है? 70 सेंटीमीटर ऊंचा है ना, 70 मीटर ऊंचा है ना। मीटर मीटर दोनों तरफ है, मतलब यूनिट डायमेंशन में भी कोई दिक्कत नहीं है सर। सर अगर हम काटे तो 7 दहा का 70, हम बोले जी सर। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया सर, है ना। गुरु जी 11 दूनी का 22, 11 पचे 55, 50 नहीं और 11 55, 2 से कट गया सर 25 टाइम है सर। हम बोले जी सर। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी सर 25 आएगी सर। आर की वैल्यू मेरे भाई 5 आ जाएगा। और डायमीटर जो होता है मेरे भाई त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी कि 5 दूनी 10 कर देंगे सर, तो ये डायमीटर आ जाएगा, व्यास आ जाएगा 10 मीटर मेरे भाई। इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा टफ ही क्वेश्चन आता है, आपकी नीयत जो है साफ होना चाहिए, आसान होना चाहिए, है ना। आसान क्वेश्चन भी आता है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था सर। बोलिए जी सर। ये क्वेश्चन देखो एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया था। इस क्वेश्चन को भी हमने वैल्यू दिया है, प्रायोरिटी दिया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है मेरे भाई, ये बात को समझ के रखिएगा, है ना। चलो जी, अरे उत्तर नहीं दे पाओगे? पीडीएफ तो मैंने सुबह ही भेज दिया था टेलीग्राम चैनल पे, है ना। तो बहुत सारे बच्चे जो है ना, लगता है कि चलो कोई नहीं, वहीं पे बनाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखते भी रहे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो, केवल प्यार का इजहार, साइंस मस्ती, आई लव यू सर, लव यू टू, है ना। चलो जी, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की व्यापारिक छूट देता है, डिस्काउंट देता है, ठीक है। यदि उस उत्पाद का अंकित मूल्य 6500 रुपया है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब इतना आसान क्वेश्चन है। देखो एक्स्ट्रा भी दिमाग लोग लगाता है कि सर 5500 है ना सर, 6500 है ना सर, तो आंसर जो हमारा आएगा 13 का मल्टीपल में आएगा। ज्यादातर चांस ये है सर सही होने का। लेकिन मेरे भाई एग्जामिनर चालाक हो गया, हमको नहीं पता कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप 2-3 सेकंड ज्यादा ही लगे, है ना, आप जो है बना लेना। हम बोलेंगे सर 6500 रुपया का सामान है सर। बहुत बढ़िया सर, 6500 रुपया का सामान है सर, अंकित मूल्य है सर। इस पे अगर 15% का डिस्काउंट देगा सर तो 85%, 100% में 15% घट जाएगा तो 85% सर, 85% सर। यानी कि यही वैल्यू हमें निकालना है सर। बोले जी सर। परसेंटेज से 2 शून्य कैंसिल हो गया सर। देखिए एक बात तो कंफर्म है सर कि जो भी हमारा आंसर आएगा सर, है ना, उसके लास्ट में 5 होगा सर। 3-3 ऑप्शन है सर, तो 5200 तो खत्म हो गया, है ना, जीरो वाला नहीं आएगा। अब बात यह है सर कि इसमें भी 5 है सर, इसमें भी 5 है, 13 इंटू 5 है, 17 इंटू 5 है। यानी कि जो भी आंसर होगा सर वो 25 से पक्का कटेगा सर। 25 कटने का मतलब है कि आखिरी 2 अंक 25 से कटना चाहिए, ये कभी नहीं कट सकता है। ये तो दो एकदम, इसके बारे में तो सोचना ही पाप है ना। वो तो 5 से भी नहीं कट रहा, है ना। तो आंसर हमारा क्या होगा सर? 55-25 होगा, है ना। अगर आप गुना करते हैं दिल से, दिमाग से, तो आंसर हमारा क्या होगा सर? 55-25। 55 को क्यों हमने काट दिया मेरे भाई? क्योंकि 25 से आखिरी 2 अंक जो 55 है वो नहीं कटता ना। आप गुना करेंगे मेरे भाई 55-25 ही आएगा, है ना। आप कर लीजिए, है ना। विश्वास नहीं है तो आप कर लीजिए, है ना, विश्वास की बात। चलो जी, ये एलपी सीबीटी 1 2024 का ये क्वेश्चन है ना। उम्मीद करते हैं कि सब लोग को दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं क्या? किसी का उत्तर नहीं आ रहा? बहुत ज्यादा टफ है, सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रमा घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा
सॉरी रमा अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने कार्यालय तक पैदल चलकर जाती है। पैदल चल के जाती है रमा, कोई गाड़ी उड़ी नहीं है ना, ठीक है। सुबह के समय वह यह दूरी 1 घंटे में तय करती है। सुबह के समय में मतलब 5 किलोमीटर 1 घंटा में उसका तय करने का रूटीन है। बोलेंगे बहुत बढ़िया सर। जबकि शाम को घर लौटते समय यही दूरी तय करने में 15 मिनट अधिक लगता है। 15 मिनट क्या लगता है? अधिक लगता है। 15 मिनट अधिक लगता है। दोनों ओर की यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? ऐसा बेवकूफ बनाने की कोशिश किया है एग्जामिनर, लेकिन सर हम लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे, हम लोग बहुत तेज हैं। कुछ भी घुमा फिरा के पूछे, मेरा यही कहना है मेरे भाई कि औसत चाल एवरेज स्पीड वही होगा, है ना, जो हम लोग पहले पढ़े हैं। क्या होता है सर? तो सर एवरेज स्पीड औसत चाल जो होता है सर, कुल दूरी बटा कुल समय होता है सर। कुल दूरी बटा कुल समय होता है सर, ये बात आपको मानना होगा सर। दुनिया कुछ भी इधर से उधर हो जाए, क्वेश्चन कितना भी खतरनाक रहे, कुल दूरी बटा कुल समय लगेगा सर। हम बोले जी सर। सर 5 घंटा सर, सॉरी 5 किलोमीटर गया होगा सर, 5 किलोमीटर आया होगा सर, तो टोटल डिस्टेंस सर 10 किलोमीटर हुआ होगा सर, सुबह शाम मिलाकर सर। कुल दूरी बटा कुल समय होता है सर। समय में अगर आप ध्यान से देखें तो 1 घंटा सुबह में लग रहा है और बाद में 1 घंटा में 15 मिनट अधिक लग रहा है। 15 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, 15/60, 1/4, 1 कितना 4। ये टोटल टाइम है मेरे भाई, टोटल टाइम है। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया। 1 घंटा प्लस 1 घंटा 15 मिनट को 1 प्लस 15/60 लिखे, तो ये 2 है, तो 4 दूनी का 8, एक 9/4 है मेरे भाई। वो क्या है? 9/4। ये कितना सर? 9/4 घंटा। बोले जी सर। तो मेरे भाई 10 चौका 40 हो जाएगा, 40/9। 40/9 को सर भाग देंगे तो 9 चौका 36, 4 शेष बचेगा जो ऊपर चल जाएगा सर। 4.4/9 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें लग रहा है सर आंसर बी होगा सर, है ना। तो somebody has got the right answer, आर यू पल। बहुत बढ़िया ना। देखो ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, एलपी वगैरह के एग्जाम में, है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है ना। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एग्जाम में जाते हैं तो सबसे पहले तो ये दिमाग में लाना है कि सब जो क्वेश्चन होगा अपना रेंज में होगा ना। ये नहीं कि अरे क्या आ जाएगा भाई, हाय मैयो हाय दैयो। ये सब घटनाएं अगर आपके साथ घटित होगी तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है ना। जैसे टेक्नीशियन 2024 में ऐसा क्वेश्चन पूछा, तो उम्मीद करते हैं कि मान लिया कोई शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बच्चे क्या सोचेगा? बच्चे सोचेगा सर ने तो बताया ही था चुन के टॉप 50 में, है ना। और ये क्वेश्चन पता है जेई 2024 में आया और 2025 में मैं लगभग कम से कम 50 बार करवाया और कम से कम 10 शिफ्ट में ही आया। हमेशा गेसिंग करते थे, ये क्वेश्चन आता ही था। क्वेश्चन को पढ़ना ना बहुत आया ना, एनटीपीसी में भी आया गेसिंग क्वेश्चन, है ना, क्योंकि बड़ा सुंदर क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन है बेसिक। नमस्ते आरिफल, नमस्ते। खुश रहिए, आबाद रहिए, कहीं भी रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खा पी के, है ना, बीमारी से दूर रहिए। लिखा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 64 एक समान छोटे गोले निर्मित किया जा सकते हैं, ठीक है जी, जिसमें समस्त छोटे गोले का कुल आयतन बड़े गोले के आयतन के क्या है? बराबर है। बहुत बढ़िया बात है सर। प्रत्येक छोटे गोले का व्यास क्या होगा? बात यह है प्रत्येक छोटे गोले का व्यास क्या होगा। हम बोलेंगे सर एक बड़ा गोला है, इसको छोटा 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 64 एक समान छोटा छोटा गोला बना दिया गया। बड़ा गोला का जो त्रिज्या था वो 12 सेंटीमीटर था। छोटा गोला का हम नहीं पता है तो प्रत्येक का आर मान लेते हैं, है ना। अब प्रत्येक छोटे गोले का व्यास पूछा, यानी कि दुगुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ना सर। दुगुना वाला में 2 से गुना हो गया तो हमें यही आंसर लग रहा है सर, अगर देखा जाए तो 6, है ना। अब बोले सर आंसर गलत भी तो हो सकता है। बहुत लोग सोचेगा सर 2 के मल्टीपल, आंसर गलत भी तो हो सकता है सर। बोले नहीं गलत होगा, चलो ध्यान से देखो। 2 से घंटे वाला कोई नहीं था। बोलेगा सर कहीं 3/2 आ गया होगा, त्रिज्या 2 से गुना होकर 3 हो गया होगा। हाँ वो तो होगा, हो ही सकता है, लेकिन इस बार आंसर सही है। ध्यान से देखो, अगर बड़ा गोला का अगर आयतन देखे सर तो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि सर 12 का क्यूब। 12 का सर क्या सर? क्यूब सर। बोले जी सर। बराबर सर 64 छोटा छोटा गोला है, तो एक छोटा गोला का आयतन को अगर 4/3 पाई आर क्यू लिखे, क्या लिखे सर? 4/3 पाई आर क्यू लिखे सर। तो 64 गोला का सर 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यू सर। आयतन बाद में बराबर हुआ सर, तो बराबर होगा सर। हमने सर 4/3 पाई कैंसिल है सर, उसका तो कोई लड़ाई ही नहीं है सर। लड़ाई इधर है सर कि इधर 64 इंटू 4 इंटू आर क्यू है सर, इधर 12 इंटू की है, ये है सर। तो मेरे भाई इसको क्या 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी कि 4 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 बराबर, है ना, 4 इंटू सर 64 इंटू सर आर क्यू है सर। 64 इंटू
64 इंटू सर आर क्यू है सर, 64 इंटू कितना है सर आर क्यू सर, बोलेंगे जी सर। सर 64 से 64 कैंसिल हो गया सर, आर क्यू की वैल्यू 3 का क्यूब है सर, तो आर की वैल्यू कितना होगा सर 3 होगा, आर की वैल्यू कितना होगा सर 3। जिन बच्चों को प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो पता है ये 4/3 पाई दोनों तरफ लिखेंगे भी नहीं, है ना, वो नंबर ऑफ टाइम्स कितने टाइम प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर निर्भर करेगा। आर की वैल्यू 3 है मेरे भाई, तो डायमीटर की वैल्यू 3 दूनी का 6 होगा कि नहीं, हमने जी सर 6 तो पहले ही आपने उत्तर मार दिया है, मजाक की क्या बात है, सीरियस बात है ना। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। 5 क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 8 अंकों की संख्या है 8 5 2 6 4 x16 को 8 से विभाज्य बनाने के लिए x का न्यूनतम मान बताना है ना, मिनिमम वैल्यू बताना है। क्या मिनिमम वैल्यू होगा मेरे भाई जो है ना जिससे x की वैल्यू रखे तो 8 से विभाज्य हो जाए, ऐसा क्वेश्चन है। छोटी छोटी बात है, बहुत बढ़िया गजब। हम बोलेंगे सर देखिए छोटी छोटी बात है, 2 का विभाज्यता का नियम लास्ट 1 डिजिट होता है सर, लास्ट 1 डिजिट होता है सर, बोले जी सर। 4 का विभाज्यता का नियम 2 का स्क्वायर है 4, तो ये सर लास्ट 2 डिजिट है सर, हम बोले जी सर, ये पावर को देखना है ना। सर 8 का विभाज्यता का नियम 2 के पावर 3 होता है सर, तो लास्ट 3 डिजिट को चेक करना होता है सर, है ना सर। 16 का विभाज्यता का नियम 2 के पावर 4 है 16, तो यानी सर लास्ट 4 डिजिट चेक करना होता है सर, है ना। हमने बच्चों को बहुत बार पढ़ाया है कि कंफ्यूज नहीं होना ना, बहुत सारा बच्चा जो है ना बिल्कुल मतलब भावनात्मक होता है, वो कंफ्यूज भी कर जाता है, अरे गुरुजी 8 वाला में 3 अंक लेना था कि 2 अंक लेना था। अब बोले देखिए बात को समझिएगा, 116 लास्ट 3 डिजिट है मेरे भाई, 116 लास्ट 3 डिजिट है, वो 8 से कटना चाहिए और हमें x का साथ में न्यूनतम वैल्यू मिनिमम वैल्यू चाहिए। हम बोलेंगे सर अगर हमें पहाड़ा आता है तो अगर x की जगह 1 रखते हो तो 116 कभी 8 से कटता ही नहीं, मिनिमम वही है सर। अब 216 अगर देखा जाए 216 तो 27 8 216, हमको तो पहाड़ा याद है ना। तो गुरुजी अगर यहाँ पे x की जगह अगर 2 रख देना तो 216 8 से कटता है, 216 8 से कटता है, 27 8 216, मिनिमम वैल्यू ही पूछा था तो x की वैल्यू क्या होगा 2 होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा सर। आई होप नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी का भी आपको रिवीजन हो रहा होगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, है ना, बहुत सुंदर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 चलते मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन है ना कि एक विक्रेता ने 1 रुपया में 10 टॉफियां बेची, यानी कि विक्रय मूल्य, बेचने का मतलब क्या होता है मेरे भाई विक्रय मूल्य, तो 1 रुपया में 10 टॉफियां बेची जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपया में कितनी टॉफी खरीदी थी। देखो इस क्वेश्चन को बनाने का मेथड जो है रेशियो से ही बना सकते हैं, लेकिन रेशियो के साथ यही चीज है मेरे भाई कि दोनों जगह अगर 1 1 रुपया रहेगा तो ज्यादा आसानी से बनेगा, और नहीं तो थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम रेशियो ही लगाते हैं कि 1 रुपया में उसने 10 टॉफी बेची है जिससे 20% का लाभ हुआ है। अब वो 1 रुपया में कितनी टॉफी खरीदी होगी, है ना, तो जो भी टॉफी खरीदा होगा सर वो 10 से ज्यादा ही टॉफी खरीदा होगा। अगर तुम 10 टॉफी बेचकर 20% का लाभ कमा रहे हो तो तुम खरीदा होगा कितना टॉफी, तो हम बोलेंगे सर खरीदे होंगे हम और ज्यादा टॉफी, है ना, तब तो 20% का लाभ कमाने के लिए हम कम टॉफी बेच रहे हैं। तो सर 10 से ज्यादा एक ही आंसर है हमारे पास, 12 आंसर है सर। नहीं 12 टॉफी खरीदे थे, हमें 20% का लाभ लेके बेचना, तो कम टॉफी ना बेचोगे क्योंकि पैसा दोनों जगह क्या है सेम। बिना बनाए हुए कॉमन सेंस पे आंसर हो गया। अरे कॉमन सेंस देखो बनाने के लिए हम सिखा देते हैं पहले, लेकिन बात को समझिए। अगर आप 1 रुपया में कुछ टॉफी खरीद के लाए और 1 रुपया में ही आपको बेचना है लाभ लेकर, तो पैसा उतना ही देगा लेकिन आपको लाभ लेकर बेचना है, तब कम टॉफी दीजिएगा क्योंकि आपके पास पैसा तो फिक्स है, जितना रुपया में खरीद के लाए तो उतना ही में बेचना है। तो टॉफी जो है आप टॉफी अब कम टॉफी देंगे और खरीदेंगे ज्यादा टॉफी, उतना ही पैसा में ज्यादा टॉफी खरीद के लाएंगे, उतना ही पैसा में कम टॉफी बेचेंगे। सर ज्यादा टॉफी में एक ही आंसर था नहीं। अब बोलेंगे नहीं सर ऐसा अच्छा नहीं लगता है, अब मास्टर है ऐसे मजाक कीजिएगा, बहुत सारा लड़का का कॉमन सेंस नहीं होगा। तो हम बोले देखो ऐसा है कि 20% को हम बोल सकते हैं ऐसे, अन्य तो ऐसे देख लो, प्राइस अगर मूल्य अगर खरीदने वाला जो मूल्य होगा सर वो 100% एक बार होगा सर, है ना, और 20% लाभ लेकर बेचेगा सर 120%, है ना। हम बोले जी सर। रेशियो में देखे जाए सर तो 20 25 100 20 छक्का 120, यानी कि प्राइस का रेशियो 5:6 है। इसका जस्ट उल्टा आर्टिकल का रेशियो होगा मेरे भाई, कब, जब दोनों जगह पैसा बराबर हो, जब दोनों जगह 1 1 रुपया की बात हो रही है तो मेरे भाई जस्ट उल्टा होगा। 6 अनुपात कितना होगा मेरे भाई 5 होगा, 6:2 कितना होगा 5।
सर ये खरीदते समय 100% प्राइस था सर, ये बेचते समय वाली कहानी थी सर। हम बोले जी सर। सर ये बेचते समय सर 20% जिसमें लाभ लिया सर, 10 टॉफी आप बेचे हैं सर, 2 गुना सर। तो खरीदते समय सर 6 दूनी का 12 टॉफी खरीदे होंगे सर। कितना टॉफी खरीदे होंगे सर? 12 टॉफी खरीदे होंगे। उम्मीद करते हैं कि कॉमन सेंस के अलावा भी आपको चीजें समझ में आ रही होगी बेहतर तरीके से। अब चलते मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में ये टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार हमने करवाया है, लेकिन इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान देने की जरूरत है। कह रहे एक छात्र के गणित की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 3/4 है, बहुत बढ़िया। और उसके गणित और भौतिकी दोनों की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 13/36 है। उसे कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 5/6 है। तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वह भौतिकी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले? देखो बनाने के लिए यूं यूं जोड़ घटाव करेंगे, हम बना देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर मैं क्लास ले ही रहा हूं तो 10 सेकंड आपके नाम पे है ना मैं कुर्बान कर दूं। तो थोड़ा सा सेट थ्योरी को अगर समझो तो इस तरीके से कभी बचपन में आपने पढ़ा होगा कि ये सेट ए होता है, ये सेट बी होता है, और इसको बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी बोलते हैं, जो दोनों के लिए होता है ना। हम बोले जी सर। और यहां से लेकर पूरा यहां तक को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जिसको हम बोलते हैं कम से कम, कम से कम एक, कम से कम एक, है ना, कम से कम एक, कम से कम एक, कम से कम एक में, है ना। तो हम बोले जी सर। मेरे भाई कम से कम एक ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है सर ए प्लस बी, पूरा ए प्लस पूरा बी में से सर ये 2 बार 2, इसमें भी आ गया सर, इसमें भी आ गया, इसलिए हम लोग हटा देते हैं। हमने जी सर, इसको बोलते हैं मेरे भाई ए यूनियन बी, है ना। प्रोबेबिलिटी में भी सेम चीज यही है मेरे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सेम चीज को हम लोग लगाने वाले हैं मेरे भाई, सेम चीज को हम लोग लगाने वाले हैं क्वेश्चन में, है ना, सेम चीज को लगाने वाले हैं सर। आपको बोला गया उसको कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 5/6 है, यानी कम से कम 5/6 इंटरसेक्शन वाला पार्ट है सर, बराबर सर, है ना। मेरे भाई अगर पहला विषय गणित देखा जाए सर 3/4 है सर। जी सर। आपसे भौतिकी का पूछा है सर, भौतिकी का परीक्षा के बारे में पूछा है सर, तो भौतिकी का परीक्षा हो जाएगा कितना सर, x मान लेते हैं सर, है ना। गुरुजी माइनस दोनों वाला घटता है सर, दोनों वाला कितना है सर, 13/36 है सर। तो 13/36 हो गया सर। 13 क्या हो जाएगा सर, 36 हो गया सर। 13 क्या हो जाएगा सर, 36 हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया सर, है ना। गुरुजी x की वैल्यू कितना होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगा सर 5/6, है ना, -3/4, है ना, -3/4, है ना। और इधर आएगा सर तो प्लस 13/36, 13/36। इसको कैलकुलेशन करना, बहुत लोग तो टेंशन में आ गया, अरे गुरुजी इसमें तो पागल हो जाएगा। अरे पागल नहीं होना है, सबको नीचे 36 कर दो ना, इधर 6 से गुना कर देते हैं, इधर 9 से गुना कर दो, सब 36 दिख रहा है, तो इसके अंश में भी 6 से गुना कर दो, इसके अंश में भी 9 से गुना कर दो, हर में 9 से तो अंश में भी, तो 6×5 30 है, और 9 × 27, 30 में से 27 जगह कितना हो जाएगा 3, और प्लस 13, 13 3 16/36 हो गया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 4 चौका 16, 9 चौका 36, 4/9, 4/9, है ना। तो मेरे भाई ऑन द बेसिस ऑफ जो भी एग्जाम हुआ हाल फिलहाल में, सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट करके मेरा छोटा सा प्रयास है कि आपके लिए, है ना, इन क्लासेज को अरेंज करूं, जिससे कि आप रिवीजन कर पाएं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस बार रेलवे में आया है। बहुत सारे बच्चों ने ये सब क्वेश्चन कर भी लिया है ना, लेकिन तभी भी मेरा दायित्व है कि फिर से मैं रिवीजन करवा पाऊं आप लोग को, कि एग्जाम में जाके आप ना भूल पाए, है ना। आगे चलते हैं, है ना। जैसे ये वाला अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो फिर टॉप 100 भी लेकर आएंगे, है ना, बहुत बढ़िया सर, है ना। चलो जी आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी जेई में आया था कि यदि 12 और 24 का तृतीय अनुपाती 100, तृतीय अनुपाती क्या हो 100, तो x का मान बताएं। अरे मेरे भाई x लिखने की क्या जरूरत है, सीधा बोलो ना कि निकालना है मजाक क्यों कर रहे हो जी। हम बोलेंगे सर थर्ड प्रोपोर्शन, जिसको तृतीय समानुपाती बोलते हैं। देखो दो संख्या का मीन प्रोपोर्शन जो होता है ए और बी का, वो मीन प्रोपोर्शन होता है मेरे भाई √AB, है ना। ठीक है सर। और ए और बी अगर दो संख्या है सर, इसका थर्ड प्रोपोर्शन पूछे सर तो B²/A। कैसे होता है ये हमने बहुत बार रेशियो में चर्चा किया है ना। और फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए 3 नंबर ABC का होना जरूरी है। वो चौथा क्या होता है सर, तो ये होता है सर सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन बाई फर्स्ट सर, है ना। तो ये है मेरे भाई मीन प्रोपोर्शन, ये है सर थर्ड प्रोपोर्शन, और ये क्या है सर फोर्थ प्रोपोर्शन। जी सर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है यानी कि B²/A, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा मतलब B²/A। अगर ये A है मेरे भाई, ये B है, तो B²/A 24 × 24 हो गया B²/A 12। हमने जी सर 12 दूनी का
24, 24 दूनी का कितना 48। अब बहुत सारा स्मार्ट बच्चा भी होता है, बोलता है कि सर अगर आप प्रपोर्शन समानुपात को समझ रहे हैं तो सर ये सब करने की कोई जरूरत है, पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 24 है, तीसरा नंबर पूछ रहा आपसे, है ना, तो सर इसका ये सर 2 गुना है, तो अगला जो नंबर होगा सर 2 गुना होगा सर, तो 24 दूनी कितना सर 48 सर, बात खत्म है सर, है ना। क्या मजाक कर रहे हैं गुरुजी, आप भी क्यों मजाक करते हैं इतना, है ना। 12 दूनी का 24, 24 दूनी का 48, बात खत्म है, 2 सेकंड में टिक मारना और निकलना है गुरुजी, है ना। बहुत बढ़िया। 10वां क्वेश्चन की ओर आते हैं मेरे भाई। चलो ये क्वेश्चन एलपी सीबीटी 1 2024 में है कि 2 छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, उसमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया, अच्छी बात है, और उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% था। अच्छा जी, है ना, उसके अंक मतलब कोई भी एक आदमी है जो अधिक प्राप्त कर रहा है, ठीक है, वो तो रेशियो में पता चल ही जाएगा, तो जो एक का जो अंक है उनके अंकों का योग का 56% था, तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए कितने अंक थे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ऑप्शन से बना ले, देखो ऑप्शन में चारों में दिमाग खराब करना होगा, चुपचाप बना लो कि सर कोई मान लेते एक पहला आदमी है और दोनों का योग है पहला प्लस दूसरा, तो दोनों का योग का 56% दूसरा वाला, तो ये 100 होगा तो ये 56 होगा, बोले जी सर 100 होगा तो दूसरा क्या होगा 56 होगा, अरे दोनों का योग का 56%, तो दोनों का योग को 100 अगर हमने माना मेरे भाई तो उसका 56% 56 होगा। हम बोलेंगे सर इसका मतलब दूसरा तो 100 माइनस 56 44 लिख ही सकते हैं ना, बोले जी सर दूसरा तो सर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, दोनों का योग 100% है, एक 56 है तो दूसरा कितना 44, हम बोले जी सर। अब आपको आंसर दिख रहा होगा सर, है ना, सर कितना से कटेगा 4 से कटेगा, 14 चौका 56, 11 चौका 44, यानी कि गुरुजी 3 यूनिट ज्यादा है ये, और 3 यूनिट के ज्यादा कितना था सर 9 अंक अधिक था सर। 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा मेरे भाई 3 होगा, हम बोले जी सर, तो ये हो गया 14 तिया 42 और ये हो गया मेरे भाई 11 तिया 33, है ना। देखो बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन दिस गोला, इस गोला में इससे बेहतरीन नहीं हो सकता, आप माने या ना माने, है ना। बहुत बढ़िया सर, अरे ठीक है ना, नहीं ठीक है, पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय वीके यादव में, है ना, ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिया मेरे भाई, उस पीडीएफ को लेके आप सॉल्व भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखते हैं मेरे भाई। 11 नंबर कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद 20 और 55, है ना, कोई भी, है ना, समानांतर श्रेणी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 20 और 55 है सर, और इनके पदों का योगफल मतलब सम ऑफ सीरीज जो है अरिथमेटिक सीरीज जो है वो 600 है, तो पदों की संख्या क्या होगी। देखिए बच्चों को अगर फॉर्मूला अगर याद हो कि अगर कोई भी एपी सीरीज एसएन का फॉर्मूला, तो हम बोलेंगे सर n/2 जहां n नंबर ऑफ टर्म है और ब्रैकेट में सर फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, यही होता है सर। दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है सर एसएन बराबर सर, है ना, n/2 इंटू, है ना, 2a जहां a प्रथम पद होता है सर और n-1 इंटू डी, ये भी फॉर्मूला होता है सर। दोनों फॉर्मूला इनफैक्ट सेम है सर, जिसमें a फर्स्ट टर्म में और लास्ट टर्म a प्लस n-1 इंटू डी है और जोड़कर सर टोटल बनाया गया सर, है ना। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें सर तो ये सर 600 दे दिया गया योगफल सर, n निकालना है सर आपको सर। फर्स्ट और लास्ट टर्म की बात करें सर तो 20 और 55 है सर, सर 20 और 55 को जोड़ते हैं सर 75 आता है सर, बोले जी सर 75 आता है सर, है ना। गुरु जी 75 से 8 टाइम में जाएगा सर, 8 दूनी का 16 सर, एन की वैल्यू सर 16 होगा सर, 16 मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर, है ना। एग्जाम देने जाने वाले बालक लोग ऐसे क्वेश्चनों पे बिल्कुल पैनी नजर रखिएगा, है ना। क्वेश्चन आते रहता है, ये नहीं कि बड़ा बड़ा हाथी बड़ा बड़ा घोड़ा सोच के जाएंगे और वहां एग्जाम में जी आसान आ जाएगा। चलो जी एलपी सीबीटी 1 में ये भी क्वेश्चन आया कि एक त्रिभुज की आधार की लंबाई एक वर्ग के परिमाप के बराबर, एक त्रिभुज के आधार की जो लंबाई है वर्ग के परिमाप के बराबर है, जिसका विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर और त्रिभुज की संगत ऊंचाई वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। अच्छा जी, संगत जो है वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है सर, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, बड़ा सुंदर लग रहा है। डेली 50 क्वेश्चन लेकर आइए सर आरआरबी जेई तक। अच्छा ऐसी बात है, चलो 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 बहुत बढ़िया। चलो ध्यान से देखो, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई वर्ग के परिमाप के बराबर है, जिसका विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर। अच्छा जो भी वर्ग होगा उसका विकर्ण अगर मेरे भाई 7√2 सेंटीमीटर है ना, तो √2 इंटू भुजा बराबर जी डायगोनल होता है ना। तो सर 7√2 अगर यहाँ पर रख दे तो √2 कैंसिल होके सर भुजा तो 7 हो ही जाएगा सर। तो सभी भुजा कितना सर 7, ठीक है, कितना सर 7, है ना। हम बोले जी सर।
अब देखा जाए सर त्रिभुज का, ट्रायंगल का जो आधार के बारे में बोला है कि इसके परिमाप के बराबर है, तो आधार हो जाएगा 7 का 28, क्योंकि चारों भुजा की लंबाई का योगफल ही परिमाप होता है सर। बोले जी सर, है ना। और क्या बोला कि वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई वर्ग की भुजा के बराबर, जो ऊंचाई होगी सर वो भुजा के बराबर है सर। बोले जी सर, ये हुआ सर। बोले जी सर, बहुत बढ़िया सर, 7 हो गया सर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल स्क्वायर सेंटीमीटर, अच्छा, त्रिभुज की संगत ऊंचाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, अभी तो गड़बड़े हो जाता सर। अब मेरे भाई ये जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है एक दूसरा वर्ग जिसका एरिया 169 है, यानी कि इसका भुजा होगा 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि सर इसके बराबर है सर ऊंचाई है। बोले जी सर, दूसरा वर्ग के बराबर। एरिया की बात करें सर, तो एरिया होता है मेरे भाई 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 28 गुने 13 सर। बोले जी सर, 28 गुने 13। गुरु जी ये 14 से काटेंगे, 14 गुने 13 बराबर होता है 14 दहा का 140 और 14 तिया 42, यानी कि सर 182 मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन में दो वर्ग से तुलना किया था, पहला वर्ग से आधार और दूसरा वर्ग से उसकी ऊंचाई को तुलना किया गया था। आई होप सब लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं मेरे भाई। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13। बात यू है मेरे भाई कि एक थैले में 1 से 42 तक की संख्या वाली गेंदे है, मतलब नंबरिंग क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 42, ठीक है सर। इन गेंदों में से एक गेंद रैंडम रूप से निकाला जाता है, रैंडमली आंख मूंदे और निकाल लिए जी, निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इनकी संख्या 7 या 8 का गुणज हो। या का मतलब प्रायिकता में मेरे भाई प्लस होता है, यानी कि 7 का गुणज 7 दूनी 14 7 या 21, है ना, ऐसे करते हुए 7 का 42 तक। बोले जी सर, यानी कि सर 7 वाला में देखेंगे सर तो 6 होगा। बोले जी सर। 8 का गुणज सर, मतलब सर 8 8 दूनी का 16, ऐसे करते हुए सर 8 पचे 40, 40 तक आएगा सर, यानी कि सर इसमें कितना सर 5, 8 पचे 40, नहीं। हम बोले जी सर। सर इन दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है क्या, तो सर 8 और 7 का एलसीएम 56 होता है, तो 56 के बाद ही कॉमन आएगा, 56 या 56 का अगला ही कॉमन आएगा सर, 56 56 तो है ही नहीं, तो सर इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, यानी कि 7 और 8 दोनों मिलाकर सर, 7 और 8 दोनों मिलाकर सर 6 5 11 गेंद है सर, जो 7 या 8 का मल्टीपल है सर। हम बोलेंगे जी सर। डिवाइडेड बाय क्या होगा सर, तो सर कुल रिजल्ट, टोटल रिजल्ट कितना सर 1 से 42 तक टोटल 42 गेंद है सर, यानी कि 42 रिजल्ट होगा सर। तो आंसर विल बी 11/42, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। आई होप सब लोग को समझ में आया होगा। ये टेक्नीशियन 2024 का क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई क्वेश्चन बहुत आया है, लेकिन मैं सिलेक्ट करके उन क्वेश्चनों को मैं रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। जैसे गरीबी वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। पिछली बार एलपी में पूछा गया कि समान अंकित मूल्य वाली समान वस्तुओं पर 5 खरीदे और 6 पाए, 5 खरीदे और 6 पाए, है ना, जैसी योजना कितने प्रतिशत छूट प्रदान करेगी। देखो छोटी छोटी मैं बात बताऊंगा, है ना। देखो परसेंटेज डिस्काउंट बराबर जो फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो सर कितना डिस्काउंट मिलेगा, डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस इंटू 100, यही होता है सर। बोले जी सर। गुरु जी आपके लिए जो क्वेश्चन है कि 5 खरीदे और 6 पाए, इसका मतलब ये है ना, कि आप पैसा प्रदान करें 6 का, इन्वेस्टमेंट 6 का, और पाए, सॉरी, इन्वेस्टमेंट करें 5 का और आपको देगा 6, देगा 6। जब 6 वस्तु देगा सर तो सब पे मार्क प्राइस होगा सर। बोले जी सर, यानी कि सर मार्क प्राइस सभी वस्तुओं पर कुछ ना कुछ अंकित होगा सर। मान लेते हैं सर कि 1 1 रुपया सब पे अंकित है, यानी कि टोटल वस्तु का मार्क प्राइस 6 होगा सर, यानी कि टोटल वस्तु हमारा मार्क प्राइस है। लेकिन सर हमें पैसा लग रहा है सर 5 का ही, पैसा लग रहा है 5 का ही, यानी कि सर डिस्काउंट के रूप में 1 हमें मिल रहा है सर। बोले जी सर। तो डिस्काउंट के रूप में 1 मिल रहा है सर इंटू 100, 1/6 का परसेंटेज। अगर आप माता पिता का पैसा अगर सीरियसली इन्वेस्ट कर रहे हैं सही जगह, है ना, तो अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए कि 1/6 बिलोंग्स टू 16 होल 2/3%। अब ऐसे मत सोचिएगा गुरु जी वहां पे भी काटेंगे 3 दूनी 6 50 दूनी 100, तो फिर दूसरा सब्जेक्ट में समय जाएगा आपका, है ना, समय आपका जाएगा, है ना। तो आपको जल्द ही आंसर दे देना है।
अब बोलेंगे जी सर क्वेश्चन नंबर 15 ये सर कह रहा है यदि a सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है और संख्या 8 7 6 4 1 5 2 9 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो 17 गुना है ना 3a + 5 का मान क्या होगा। 17 गुना जो भी a की वैल्यू आएगी वो इंटीजर पूर्णांक होगा। जब 17 से गुना होगा तो आंसर 17 के मल्टीपल में आना चाहिए। 17 के पहाड़ा में हमने स्कूल में कभी ये नहीं देखा। 17 के पहाड़ा में हम कभी नहीं सुने कि 17 नमा 126 होता है। 17 × 17 289 होता है और 17 को 236 तो कभी काट ही नहीं सकता। यानी कि आंसर फिक्स है 289 है। अब दिमाग लगाते हैं कैसे बनेगा। दिमाग ये लगाया सर कि 8 7 6 4 1 5 2 9 से कट रहा है तो 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। तो हम बोलेंगे सर 9 से कटना चाहिए तो जो 9 है तो कट ही जाएगा, क्यों जोड़े उसको हटाइए। और 7 2 9 फिर से कट जाएगा, इसको भी हटाइए। 5 4 9 फिर से कट जाएगा, हटाइए। 8 6 14 बचा। 14 में अगर a जोड़ दें इसको 9 से फाइनली काटना है। हम बोलेंगे सर 9 का पहाड़ा 9 एकम 9 9 दूनी 18 तो 18 लाने के लिए a का वैल्यू 4 होगा। मिनिमम वैल्यू तो 4 ही होगा ना सर धनात्मक में, इसके नीचे तो संभव नहीं है सर। हम बोले जी सर तो 4 अगर यहां पे रख दें मेरे भाई तो 17 गुना 4 तिया 12 5 17 ना 17 गुने 17 289 मेरे भाई। इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा सर। बहुत बढ़िया सर, गजब। सब लोग का मैं आंसर देख रहा हूं और बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्वेश्चन हमने जीवन में इतना करवाया है कि अगर मेरी जब अंतिम यात्रा निकलेगी, हो सकता है जो भी 10 साल बाद 20 साल बाद 50 साल बाद, हमको या सबसे ज्यादा इसी क्वेश्चन का याद आएगा। इतना बार करवाए हैं, है ना, बहुत बार करवाए हैं ये क्वेश्चन, है ना। चलो देखो, और हमें और जब करवाते हैं फिर आ जाता है। मतलब हम करवाते हैं सोचे कि अब नहीं आ गया एग्जाम में तो छोड़ो ना, 2 महीना तक नहीं कर, और फिर ये क्वेश्चन टपक जाता है। मतलब ये क्वेश्चन हम मतलब छोड़ता ही नहीं है जी पीछा, है ना। लेकिन विद्यार्थी क्या हम मानता ही नहीं है दम, मतलब ये पीछा छोड़ता ही नहीं है। जेई में आया, टेक्नीशियन में आया, एनटीपीसी में आया, मतलब ये एकदम पीछे ही पड़ गया जी। जी सर चलो, एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता और अपनी कार अपरिवर्तित चाल बनाए हुए रखते और आता है। मतलब कहीं गया पैदल और आया कार से, जिस निश्चित दूरी को गया उसी निश्चित दूरी को कार से आया, पैदल जाके आया। इसमें उसे जो कुल जो समय लगा है 9 घंटा 15 मिनट। बहुत बढ़िया सर। दोनों तरफ कार से यात्रा करने में 2 घंटे कम लगते हैं। हाँ, कार से जाएगा, कार से सुई सुकर आएगा तो 2 घंटा क्या कर लेगा, बचा लेगा। तो आपसे पूछा है दोनों और समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। तो देखो ऐसा है कि हम जल्दी में आपको गुना करके घटा के बता भी सकते हैं 10 सेकंड में, लेकिन बात यह है शादी करना बाकी है गुरुजी ना, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे ना। आई एम शादीशुदा, मेरा बेटा भी है, वेरी वेरी क्यूट, है ना, कभी कभी दिखाएंगे, है ना। चलो मेरे भाई ध्यान से देखो, तो हम बोलेंगे सर पैदल जाएगा वॉकिंग प्लस कार से आएगा, दोनों टाइम मिला दिया जाए, पैदल जाने का कार से आने का, तो 9 घंटा 15 मिनट। 9 घंटा कितना, 15 मिनट, है ना। 9 घंटा 15 मिनट। गुरु जी दोनों तरफ अगर कार से जाएगा, कार से जाएगा, कार से आएगा तो 2 कार का टाइम, है ना, C + C बराबर सर 2 घंटा इसमें कम, यानी कि 2 घंटा कम घटा देंगे तो 7 घंटा 15 मिनट। लेकिन आपका टारगेट क्या पता है? जी सर मेरा टारगेट है दोनों तरफ पैदल आने का समय। हम सर दोनों तरफ पैदल आने का समय कैसे निकालिएगा सर? हम लोग ऊपर में 2 से गुना कर दो ना, 2 से गुना कर दिए 2 से, है ना, तो 2 से गुना कर देंगे तो 18 घंटा और 30 मिनट, है ना। सर माइनस करेंगे तो कार कार वाला कैंसिल है, 2 पैदल समय वाला पता चल जाएगा। तो 30 में से गया 15 गया 15, 18 में से 7 गया 11, 11 15 मेरे भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। मेरे भाई हर एक 2-4 दिन के बाद ऐसे क्वेश्चन को देख ही लेंगे, है ना। हर एक 10 दिन बाद 5 दिन बाद देखेंगे कि हम करवा ही रहे, और हम भी थेथर हो गए क्वेश्चन को करवाते रह रहे हैं। और हमसे बड़ा थेथर हो गया एग्जामिनर, बार बार ये क्वेश्चन देता है। राम राम, है ना, राधे राधे, है ना, जय श्री कृष्ण। चलो जी बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ, है ना। एंजॉय करते हुए पढ़ो मेरे भाई, है ना, घबराना नहीं सबसे पहले। अच्छा, पाकिस्तान और इसका यूएसए का मैच चल रहा है। हमको तो देखो आज देखा जाए तो जनरली आज हम यूएसए को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत कम ही होता है कि इंडिया से, मतलब अगर मैच रहता पाकिस्तान को तब इंडिया को सपोर्ट करते हैं, ऐसे किसी से मैच होता रहता ऑस्ट्रेलिया वगैरह से तब हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि पाकिस्तान को बेचारा सब अगर हराएगा पूरे दुनिया में तो हो सकता है एक समय क्रिकेट खेलना बंद कर देगा, है ना।
लेकिन आज क्या पता है कि आज हम यूएसए को सपोर्ट कर रहे हैं ना, पाकिस्तान को नहीं कर रहे। हम चाहते हैं केवल इंडिया से हारे पाकिस्तान और बाकी सब से जीते, सब से जीते, केवल इंडिया से हारे, है ना। नहीं तो छोड़ के कहीं भाग जाएगा, बोलेगा नहीं क्रिकेट से हम लोग संन्यास ले लेंगे, तो बड़ा दुख होगा कि नहीं, है ना। मतलब लाखों लोग जो है अपना जीवन में इसलिए खुश रहता है क्योंकि वो पाकिस्तान से जीत जाता है। भारत में ऐसे लोग है ना, मतलब ये सोच के कि पाकिस्तान में हार गया इसलिए इसमें भी खुशी है लोग को, तो देशवासियों का खुशी है ना। बहुत बढ़िया। चलो जी, कह रहा यदि किसी समानांतर श्रेणी एपी का 15वां और 28वां पद 208 और 416 है, तो उसका 49वां पद क्या होगा। तो कोई एपी का एक क्वेश्चन हमने और करवाया, और एपी का दूसरा क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा चेंज है, जो टेक्नीशियन में आया वो जेई में आया था क्वेश्चन। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका फॉर्मूला वाइज भी हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा स्मार्टली बताता हूं। देखो 15th टर्म अगर दे रहा है, 15th टर्म कितना मेरे भाई, 15th टर्म है 208। बोले जी सर। अच्छा गुरु जी 28वां टर्म क्या है, 28 टर्म कितना सर, 28वां टर्म कितना सर 416। पता है गुरु जी ये कितना टर्म बढ़ा है, 15 13 28, 13 टर्म बढ़ा है सर, है ना। और लेकिन वैल्यू में कितना बढ़ोतरी हुआ सर, 208 दूनी 416 यानी 208 बढ़ा है सर। अच्छा आपको एक चीज पता होगा कि समानांतर श्रेणी में हर एक पदों के बीच में जो अंतर होता है ना मेरे भाई, वो सेम होता है। तो हम बोलेंगे सर कि जो 13 पद बढ़ा है, 208 बढ़ा है, तो हम लिख सकते हैं कि 13 पदों के कारण, 13 पदों के कारण या 13 टर्म के कारण 208 की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि हर टर्म में कितना की बढ़ोतरी हुआ, तो 208/13। हम बोले जी सर। 13 एकम 13, 7 और 8 13 का 78, यानी कि एक टर्म में 16 की वृद्धि हो रहा है सर। हम बोले जी सर। एक टर्म के कारण कितने की बढ़ोतरी हो रही है सर, 16 टर्म की। सर हमें निकालना है 49th पद कितना होगा। हम बोलेंगे सर 49 पद अगर निकालना, 49वां पद निकालना 49th, यानी कि सर 21 टर्म बढ़ाना होगा कि नहीं। 28 में 21 जोड़ेंगे तो 49 होगा सर। हम बोले जी सर। तो सर 28 तक हमको पहले से ही पता है 416 है, केवल अगर हम देख लें कि 21 टर्म कितना बढ़ा सकता है, तो हम बोलेंगे सर एक टर्म बढ़ाता है 16, तो 21 टर्म बढ़ाएगा 21 इंटू 16। हम बोले जी सर। तो हम बोलेंगे सर इकाई अंक से मामला जम सकता है क्या। हम बोले जी सर। इसका इकाई अंक 6 है सर, और इसका इकाई अंक 6 कम 6 6 है सर, यानी इकाई अंक 2 होगा सर। 2 वाला कितना ऑप्शन है बरखुरदार, एक ही ऑप्शन है। मार के भाग जाएंगे चुपचाप, है ना, साइड से निकल जाएगा, है ना। ज्यादा लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना मेरे भाई, वो दौर नहीं है, वक्त नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा करें, है ना। वक्त चेंज हो गया है ना। लड़ाई झगड़ा में कुछ रखा नहीं है, आपको एकदम साइड से बना के निकल जाना है। पढ़ाई वढ़ाई करके नौकरी लेके निकल जाना, ये नहीं कि हीरोगिरी करना है, तो फिर घबरा जाओगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ मेरे भाई। एक व्यापारी को एक कीमत सॉरी एक व्यापारी को एक कमीज 850 रुपया में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे 1530 रुपया में बेचने पर x% का लाभ होता है, तो x का मान कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को हमने कई बार बताया है, लेकिन हम चाहते हैं ना कि बार बार हम चीजों को, ठीक है एक तरह से लोगों को याद हो गया, लेकिन थोड़ा और आसान कर करके बताए। देखो 850 विक्रय मूल्य है और 5% की हानि हुई है, तो हम बोलेंगे सर एक बार विक्रय मूल्य 850 है सर, है ना, और 5% की हानि अगर होगा सर, तो वो 95% को रिप्रेजेंट करेगा सर विक्रय परसेंटेज में। यानी कि विक्रय मूल्य परसेंटेज में 95% है, रुपया में 850 है। अगर 1530 में अगर बेचना है तो दूसरा विक्रय मूल्य 1530 में, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा सर, ये हम निकाल लेंगे। उसी में हम देख लेंगे कि एक्स्ट्रा 100% से कितना एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है ना। तो इन दोनों को अगर हम रेशियो ले लें तो 0 से 0 कैंसिल, 17 पचे 85, 17 53 से 5 से 19 टाइम में 19 नामा 171, यानी कि सर 171% आ गया सर वाट की वैल्यू। 1530 के लिए विक्रय मूल्य का परसेंटेज कितना सर, 171%। तो क्या आप नहीं बोल सकते कि 100% तो सर तो क्रय मूल्य ही है सर, और मात्र सर 71% लाभ हुआ। अब बोलेंगे मात्र क्यों सर, 71% अच्छा खासा लाभ है सर, है ना, बहुत बढ़िया। तो 71% मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो क्या हमने बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, विक्रय मूल्य एक बार रुपया में था, एक बार परसेंटेज में था, दोनों को लिखे सर सामने सामने, और दूसरा विक्रय मूल्य के लिए दूसरा विक्रय मूल्य का परसेंटेज लिख लिए, रेशियो बराबर कर दिए, बात खत्म हो गया, है ना सर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बढ़ाकर भी एनटीपीसी में आया है, उम्मीद करते हैं कि आगे वो क्वेश्चन आएगा। चलो जी, ये क्वेश्चन टेक्नीशियन 2024 का है, ऐसे क्वेश्चन को तो बनाकर ही जाना, है ना, हल्के में नहीं लेना, क्योंकि वेन डायग्राम वाला भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में करवाए थे, है ना, वही क्वेश्चन यहाँ पे है।
एक स्कूल में 260 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। स्कूल में 260 विद्यार्थी है। 100 को सेब का जूस लेने वाले में लिस्ट किया गया, 150 को संतरे का जूस, भाई रे भाई, और 75 सेब और संतरा दोनों जूस लेता। अच्छा, 75 ऐसे लोग हैं दोनों पीता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। कितने विद्यार्थी ना तो सेब का जूस लेते हैं और ना ही संतरा का जूस लेते हैं। मतलब ऐसा कुछ लोग है जो जिसका बचपन से ही मना है कि तुमको बेटा जूस नहीं पीना है, जूस के अलावा अल्कोहल पी सकते हो, है ना, या और कुछ पी सकते हो, जूस तो तुमको एलर्जी है ना। ऐसे लोगों की संख्या बताना है। हम बोलेंगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, अगर आप ध्यान से देखें तो 260 लोगों का स्कूल है सर। हम बोले जी सर। अगर आप ध्यान से देखें सर, बात को समझिएगा, तो 100 है सेब वाला सर। हम बोले जी सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, 150 है सर संतरा वाला सर, और दोनों वाला कितना है सर? दोनों वाला कितना है सर? तुम बोले सर दोनों वाला पता है कितना है? 75 है। अगर हम ऐसे लोगों की संख्या निकालना चाहते हैं जो कम से कम एक चीज तो लेता है, कम से कम एक चीज लेने का मतलब या तो केवल ये या तो केवल ये, और नहीं तो दोनों मिलाकर, है ना। हम बोलेंगे सर ये कम से कम यहां से लेकर यहां तक होगा सर। तो बोलेंगे सर 100 में अगर गुरुजी 150 जोड़ दीजिए और इसमें से 75 घटा दीजिए, क्योंकि 75 इसमें भी आया था इसमें भी आया था। यही कम से कम वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो पीते ही, कुछ ना कुछ सेवन करने वाले हैं ही, या तो सेब पिएगा या तो संतरा पिएगा, नहीं तो दोनों पिएगा। ऐसा एकदम आज्ञाकारी बालक है ना। बोले जी सर। तो देखो मिला जुला के अगर देखोगे तो 150 में से 75 गया, 75 100 प्लस 75 175, तो 175 लोग जूस वाले हैं, है ना। लेकिन स्कूल में है टोटल 260 लोग, तो बाकी जो 175 घटा देंगे तो बाकी लोग ये सब दारू पीने वाला लड़का सब बेवड़ा सब है। तो 60 और 25 कितना हो गया? 85, है ना। दिल पे नहीं लीजिएगा, सिर्फ जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं। दारू अल्कोहल ये सब है ना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन लेकिन देखो स्कूल में थोड़े थोड़े ही लड़का शराब पीता है जी, आपको पता नहीं है। और बिहार जैसा सभ्य जगह में स्कूल में कोई अल्कोहल लेगा? संभव ही नहीं। बड़े बड़े लोग तो ले ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ तो स्मैक चलता है ना। यहाँ तो गांजा चलता है ना। शराब वगैरह कहाँ चलता है? चले, हाँ चलो। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर आ जाओ, 20 नंबर आ जाओ। आरआरबी टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन आया है, एनटीपीसी में भी आया है। अगर आप हर एक पेपर को रियलाइज करेंगे तो ये सब क्वेश्चन लगातार आ रहा है, और मैं आपको श्योर करता हूं कि ये क्वेश्चन पक्का आएगा, डेफिनेटली आएगा, आता रहेगा, है ना, जब तक है जान आता रहेगा मेरे भाई। लिखा है कि a -5,7 है, b -4, -5 और c 4,5 है। शीर्षों वाले एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्टकट जो तरीका होता है कि किसी भी त्रिभुज को कहीं भी है, मान लो यहाँ त्रिभुज है, इस त्रिभुज को अगर ढकेल कर यहाँ ऑरिजिन पे ले आओ और इसको 0 0 बना लो, क्योंकि ऑरिजिन में एक जगह 0 0 होता है, तब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रहेगा, एरिया नहीं कमेगा। केवल हम शिफ्टिंग प्रोसेस के द्वारा इसको हम ला रहे हैं, ये लॉजिक होता है। तो अगर हम शिफ्ट करें, यानी कि किसी एक शीर्ष को 0 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तीनों में से किसी एक को 0 करना है, तो इसके लिए क्या रिजल्ट होगा सर? हम बोलेंगे सर जानते हैं हमको सबसे अच्छा क्या लग रहा है, ये दोनों निगेटिव है, समझे, यही दोनों को 0 बना दीजिए। 4 इसमें जोड़ दीजिए और इसमें 5 जोड़ दीजिए। जानते हैं ये दोनों का काम है, तमाम हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो शिफ्ट कर रहे हो तो सब में 4 और 5 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना? -5 + 4 कितना? -1 हो गया, है ना। और 7 5 कितना हो गया? 12 हो गया। हम बोले जी सर -1, 12। इसमें 4 और 5 जोड़ेगा तो पता है कितना हो जाएगा? 4 4 8, 5 5 10। बोले जी सर 8 और 10। अब 0 वाला को नेग्लेक्ट कर दो जी, 0 वाला को क्या कर दो? नेग्लेक्ट। अब हमारे पास दो ही निर्देशांक है त्रिभुज का, है ना। पहला है सर -1, 12 है सर, और दूसरा पता है क्या गुरु जी? 8, 10 है। अब इन दोनों के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना कितना आसान है पता है? अंदर वाला गुना अंदर से करेंगे, बाहर वाला बाहर से करेंगे, है ना, और घटा देंगे और 2 से भाग देंगे। जो भी वैल्यू होगा पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्योंकि वो एरिया है, एरिया कांट भी निगेटिव, है ना, निगेटिव एरिया नहीं होता है। और नहीं तो गांव में तो मारा पीटी हो जाएगा, बोलेगा कि पूरा -2 बीघा खेत है है ना, गबड़ा जाएगा कि नहीं। -2 बीघा खेत क्या होता है? या तो बेचारा के 0 बीघा है, या तो मतलब 1 2 बीघा है। -2 बीघा का होता है ना। तो मेरे भाई ये होगा। तो हम बोले जी सर, तो अंदर वाला गुना अंदर से करेंगे, बाहर वाला बाहर से, तो 12 8 96 हो जाएगा मेरे भाई। माइनस, है ना, -10 × -1 -10 हो जाएगा सर, है ना। डिवाइडेड बाई 2 होगा सर, और मॉडुलस में सर, है ना। तो 96 और माइनस माइनस प्लस है तो 110, 106 हो जाएगा बटा 2।
53 वर्ग इकाई होगा सर। यानी कि सर 53 मेरे भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है सर। आई होप सब लोग को समझ में आया होगा। आरवी पल साहब का आंसर 53 आया है। यही सब क्वेश्चन आएगा मेरे भाई। ये मत सोचना कि पता है 2026 है, 2026 में है ना कौन कौन फाइल एपिस्टीन फाइल या कौन कौन फाइल खुलने वाला है, तो दुनिया बहुत डेवलप हो चुका है। अब जो रेलवे ड्राइवर है ना बहुत टाइप पूछेगा। ये समझ जो लड़का दिमाग में ये सब जो पाल लिया है ना उसका नाश तय है। एकदम आराम से सोचो, ड्राइवर का वही लेवल रहेगा जो पिछली बार आया था, ज्यादा औकात नहीं आएगा है ना। रेल ड्राइवर के जब आगे वाला जो परीक्षा है जो जेई वगैरह उसमें चीजें जो है थोड़ी बहुत टफ हो सकती है, लेकिन ड्राइवर और ड्राइवर तो अपने आप को ये समझना भी नहीं कि हेलीकॉप्टर चलाना है इसलिए हम लोग को ये करेगा है ना। हाँ चलो जी, एलपी सीबीटी 1 2024 में कुछ क्वेश्चन आया उसको भी देख लेते हैं। लिखा है 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का जो रेशियो है 4:5:6 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 51 वर्ष था। 8 वर्ष पहले की बात बता रहा, गुस्सा नहीं आएगा। 8 वर्ष पहले का आयु का योग कितना था? 51 था। तो सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु बता। हाँ ये गुड बात है, वर्तमान में पूछ रहा है। हम बोलेंगे सर पता है जहां रेशियो रहेगा ना वहीं हम एग्जैक्ट वैल्यू को ढकेल कर लेकर जाएंगे। ढकेल कर नहीं, शिफ्ट करके ले जाएगा ना, शिफ्ट करेंगे सर। हमने सर वर्तमान में इन तीनों का अगर योगफल देखें है ना, सम देखें तो 6 5 11 4 15 यूनिट है सर। लेकिन वर्तमान में पता है सर उम्र हमें पता नहीं है। ये जो उम्र 51 वर्ष है वो 8 वर्ष पहले का है। हमने सर 51 वर्ष ठीक है, इसमें अगर 3 लोग के लिए 8-8 वर्ष जोड़ दे तो वर्तमान में तो ये भी आ ही जाएगा। क्या दिक्कत है सर, वर्तमान में पहुंचा दिए तो 8 3 24 प्लस 51 75 हो जाएगा सर। हम बोले जी सर। सर आपसे सबसे बड़ा लोग के वैल्यू पूछा, हम बोले जी सर। तो 15 यूनिट बराबर 75 तो 1 यूनिट बराबर 5 है सर। सबसे बड़ा लोग कौन है सर इसमें? सर 6 है सर, है ना। कौन है सर? 6। तो 6 यूनिट लाना है तो इंटू 6 तो इंटू 6 कर दो। तो 6 पचे कितना हो जाएगा सर? 30 हो जाएगा सर। तो सबसे बड़ा का आंसर कितना होगा सर? 30 होगा सर। बहुत बढ़िया है ना, आप लोग उत्तर दे रहे हैं, हमें बड़ा खुशी है ना। इतना तो पता है कि आप लोग ठीक ठाक है ना। चलो जी क्वेश्चन नंबर 22 आ जाओ मेरे भाई। 11 और 30 दोनों को छोड़ देना है और इसके बीच में आभास संख्या का औसत कितना होगा? हम बोले सर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। 11 30 को छोड़ना है तो 11 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 19 आता है, 19 के बाद 23 आता है, 23 के बाद 29 आता है ना। अब जो बच्चा वहां पे भी कंफ्यूज करे कि सर 21 होता है कि नहीं होता है, उसको है ना भगवान ही बचाएंगे है ना। बहुत बढ़िया। चलो इतना ही है। 5 अभाज्य संख्या डिवाइडेड बाई 5 करते हैं। अगर जोड़ते हैं सर तो कैसे जोड़ेंगे? तो ये 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा सर। 13 और 17 30 और 30 19 49 हो जाएगा। 49 और 23 72। 49 और 23 कितना? 72। अब 72 29 101 हो जाएगा। यानी कि 101/5 है सर। तो 20 पचे 100 तो होगा ही सर। और 1/5 को सर 0.2 बोलते हैं सर। तो मेरे भाई 20.2 मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए इस बात को आपको समझना था कि 11 और 30 को छोड़कर बोला है ना। बहुत बार हमने बच्चों को चिल्लाया, अब तो चिल्लाते चिल्लाते बाल दाढ़ी पक गया मेरे भाई। हमने बोला है कि जो भी बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो ये दूसरे से कंपेरिजन नहीं कीजिएगा कि अरे वो ये चैप्टर बहुत डीप तक पढ़ लिया, वो यहाँ तक पढ़ लिया। नहीं, आप अपने स्ट्रेंथ पे काम कीजिएगा। आपको छोटी छोटी माइलस्टोन पता होना चाहिए कि 1 से लेके 100 तक में कौन कौन आभाज्य संख्या है नहीं है। ये छोटी छोटी बात याद रखो ना, बड़ा बड़ा चीज छोड़ो ना जी। बड़ा बड़ा छोड़ दो, जब तुम्हारा दिमाग डेवलप होगा तो बड़ा बड़ा चीज समझोगे, और नहीं तो छोटे छोटे चीज से तुम काम कर सकते हो। बहुत बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है ना। बहुत ज्यादा पहाड़ पे चढ़ने लगोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखो जी। चलो ये क्वेश्चन टेक्नीशियन 2024 में, ग्रुप डी 2022 में 3-4 शिफ्ट में पूछा था। इसको बोला टेक्नीशियन वाला कैसा है कि ग्रुप डी का कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसमें ये वाला ले लिया। बोला 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 277 है ना। 2 कंजिक्यूटिव आपका इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 277 आ रहा है। यदि इन दोनों पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांक को x के द्वारा दर्शाया जाता है और नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का मान ज्ञात करने के लिए जो समीकरण है उसके अनुरूप होगा। तो देखो ये जो एक टर्म जो लिखा हुआ है, एक जो टर्म लिखा हुआ गुणनफल, इसी से हमारा समीकरण आएगा सर। अगर सबसे छोटा पूर्णांक अगर x है सर, है ना, तो उसमें जो अगला पूर्णांक होगा x + 1 होगा सर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 277 मिलेगा सर, है ना। तो इक्वेशन कैसे लिखाएगा सर? इसमें भाषा में अगर आप पढ़ते हैं, लैंग्वेज में पढ़ते हैं, समबडी हैज, सर मैथ्स में दिक्कत आ गया है, आपकी क्लास नहीं होने के कारण बहुत मिस किया आपको। अच्छा तो मैं तो हूं ना, मैं जिंदा हूं ना, अभी मैं जिंदा हूं, जितना हो सकेगा है ना,
तो मेरे द्वारा किया ही जाएगा, कोई नहीं है ना, ठीक है। हम भी मजबूर हैं, क्या करें, है ना, जिंदगी है, जीना पड़ता है ना। संडे को सोचे थे मैराथन करवाने के लिए, आई स्वेयर, है ना, मैंने सोचा था कि 4-5 घंटा ग्लूकोज वगैरह पी के पढ़ाएंगे। तो जब हम आने वाले थे, कहीं गए हुए थे, तो सडनली मुझे सुबह सुबह फोन आया कि आपके चाचा का इंतकाल हो गया है। तो चाचा का इंतकाल हो गया है, तो क्या है कि चाचा से बहुत दिन से मुलाकात हुई नहीं थी। अब हमें लगा कि ठीक है, चाचा से कुछ भी नाराजगी हो या मुलाकात हो या ना हो, लेकिन उनके अंतिम दर्शन में जाना मेरा नैतिक जिम्मेवारी है। तो पता है, सुबह में सुबह में क्या हुआ कि मैं कहीं जा रहा था, हमें तो लग रहा था अंतिम दर्शन में पहुंच पाएंगे कि नहीं। बहुत मुश्किल से 9-10 बजे फिर फतुहा घाट हम लोग का हाथ होता है, वहां पे मैं अंतिम दर्शन में पहुंच गया। और सडनली 3-4 बज गया। तो उस दिन तो क्लास संडे को ले नहीं सकते थे, कल आए तो कल, कल कौन दिन था, मंडे, मंडे कल था कि आज था भूल गया। कल तो क्लास लिए थे ना, हाँ। तो संडे वाला जो प्लान था वो फेल हो गया। तो गॉड, गॉड्स प्लान है ना, क्रिकेट में भी गॉड प्लान होता है, जैसे मेरे लिए भी प्लान बनाए हुए हैं भगवान, है ना, गॉड प्लान। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये चीजें थी तो हम बताए नहीं, ठीक है। तो मेरे भाई ये समीकरण लिखाएगा दोनों गुणनफल में, है ना। जैसे बड़ा नंबर अगर लिखता कि छोटा पूर्णांक अगर x, अगर बड़ा पूर्णांक x लिख देता तो वो छोटा वाला x-1 हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। तो ठीक है सर, तो ये x² हो गया सर, प्लस x हो गया सर, और सर जब लेफ्ट साइड में आ गया सर तो 277 बराबर कितना, 0। तो x² प्लस x-277 बराबर सर 0 होगा सर। ऑप्शन नंबर ए सर, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चले, चलते हैं आगे, चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, 24 की ओर, 24 की ओर चलते हैं ना, 24 की ओर। कह रहा दो पाइप ए और बी 1000 लीटर की टंकी को 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। 1000 लीटर की टंकी को 5 घंटे और 6 घंटे में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 1800 लीटर की खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो बच्चा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन हम जानते हो हम चीजें कुछ अलग बताने वाले हैं। देखो बात को समझिएगा, पहले कोई भी टंकी है ना, उसको 5 घंटे में भरा जा रहा था, है ना, 1000 लीटर की टंकी को, और 6 घंटे में दूसरा नल द्वारा भरा जा रहा था। हम बोले जी सर, है ना। और वो टंकी 1000 लीटर थी सर, अब जो है सर 1800 लीटर की टंकी को भरना है सर। तो समय जो काम है सर 1.8 गुना हो गया सर। 1000 से 1800, है ना, 1.8 गुना हो गया सर। यानी कि पहले दोनों भरने में जो भी समय लगता होगा सर, और काम 1.8 गुना हो गया सर, तो समय भी सर 1.8 गुना हो जाएगा सर, है ना। इन दोनों मिलकर कितना देर में टंकी भरेंगे सर, तो शॉर्टकट भी आप बोल सकते हैं कि सर जब दो समय दिया रहे, दोनों मिलकर कितना देर में भरेंगे सर, तो गुणनफल बटा योगफल होता है 5 × 6 बटा क्या, 5 + 6। तो ये कौन सा समय आया, 1000 लीटर की टंकी था तो उसको भरने में दोनों मिलकर कितना समय लगेंगे। अब हमारा काम हो गया है 1.8 गुना, तो समय भी कितना गुना हो जाएगा सर, 1.8 गुना। 5×6 = 30 होता है, 18, 18 × 54 सर, दशमलव जीरो को कैंसिल कर देगा सर, 6×5 = 11 सर, 54/11 सर। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस पूरे गोला पे इससे आसान तरीका नहीं है मेरे भाई, आप माने या ना माने, नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, है ना, कुछ हो नहीं सकता, आपको मानना ही होगा। ये सब गॉड प्लान है ना। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ा देर पहले करवाया था ना, ना नहीं करवाया ना, ये दूसरा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। लेकिन एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 90% अधिक अंकित करता है ना, मतलब मूल्य बढ़ा के 90% अधिक चिपका दिया, ठीक है, बहुत करता। गांव में तो ऐसा ऐसा बुड़बक बनाएगा ना, लोग 100 रुपया का सामान ले जाएगा, 300 रुपया उसका प्राइस लिख देगा, सोचता है कि गांव वाले बुड़बक है। तो टेक्नोलॉजी बोला अच्छा, अब तो तुरंत गूगल में सर्च कर लेंगे, है ना। अब वहां भी दुकानदार लोग का बाट लग गया है, सब लोग ऑनलाइन में मिंत्रा पे शॉपिंग कर लेता है जी, है ना। तेज जितना बन रहा था ना, सब सब काम खत्म हो गया। तो क्रैमूल से 90% अधिक निर्धारित करता है, 71% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी। तो हम बोलेंगे सर देखिए चीजें बड़ा आसान है ना, ये किसी वस्तु का क्रैमूल है सर, है ना। तो 100 रुपया मान लो क्रैमूल है सर, तो उसका जो अंकित कर दिया, निर्धारित कर दिया 90% बढ़ाकर 190 सर, और आपको 71% का लाभ लेना है, 71% का प्रॉफिट कमाना है। तो 71% प्रॉफिट तो सीपी और एसपी के बीच में रिलेशन बनाता है सर। तो 100 से 71% ज्यादा सर, यानी कि 171 रुपया नहीं,
तो डिस्काउंट कितना दीजिएगा, तो मार्क प्राइस में ही डिस्काउंट देकर सर बेचा जाता है सामान को। हमने सर 19 का डिस्काउंट दिया जाएगा, 190 माइनस 171 कितना सर 19, तो 19 का डिस्काउंट है सर कितना मार्क प्राइस पे सर 190 पर सर, इंटू कितना गुरुजी 100, तो यही परसेंटेज डिस्काउंट है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि ये छोटी छोटी बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे तो क्या करें बताइए, अब तो समझ जाना चाहिए। अब तो आपकी समझने की उम्र है जी, अब कुछ दिन में शादी वादी कीजिएगा है ना, आप लोग तो बड़े भी बनिएगा, अब तो समझ जाइए, कब समझिएगा हाँ? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आ गया थोड़ा देर पहले जो हम लोग दोनों सेलिंग प्राइस को रेशियो में जो चेंज किया था ना, वही वाला क्वेश्चन है। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर है ना, रमेश को 16% की हानि होती है। रमेश को कितनी की हानि होती है, 16% की। यानी कि पहले से एक विक्रय मूल्य फिक्स है ना, 5 फिक्स है, उसके 2वां हिस्सा पे बेचने पर 2/5 पे बेचने का मतलब पहले विक्रय मूल्य 5 था, वो 5 के बजाय ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 5 है, तो उसका दूसरा हिस्सा सेकंड हिस्सा पे जब बेच रहे हैं तो 16% की हानि हो रहा है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 86% पे बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हम बोलेंगे सर अभी फॉर्मेट बताया था ना, अगर 2 विक्रय मूल्य होगा तो उसको 16% की हानि हो रहा है सर, यानी कि 100 माइनस 16 84%। सर बोले जी सर। अब बोल रहा है कि फिर से मूल विक्रय मूल्य के 86% बेचना है, मूल विक्रय मूल्य 5 है सर, 5 का 86% पे बेचना है सर, यानी कि सर पहला विक्रय मूल्य दूसरा विक्रय मूल्य, इसमें कितना प्रतिशत का लाभ होगा सर, ये हमें निकालना है सर। अब उसमें देख लेंगे 100 से कितना ज्यादा है वही लाभ या हानि निकलेगा सर, है ना। ये बात तो हम लोग थोड़ा देर पहले किए ही है सर। हम बोले जी सर, बात यही है ना सर। हम बोले जी सर, बदलिएगा नहीं ना सर। हम बोले नहीं बदलेंगे मेरे भाई, है ना। तो देखो मेरे भाई अब कितना होगा, अब काटने में सर हम बोलेंगे जी सर काट देते हैं सर, 2 से कितना टाइम में कट जाएगा, 42 टाइम में, है ना जी, 42 टाइम में कट जाएगा ना। हम बोले जी सर। नहीं अच्छा, 86% को पता है, एक ही परसेंटेज में हमें आंसर चाहिए ना, एक परसेंटेज को हटा देते हैं, 86/100 दे देते हैं, तो 20/25 100 हो गया जी, है ना। और 43 दूनी का 86, यानी कि 4.3 होगा, 10 से भाग देंगे तो वाट की वैल्यू कितना आ जाएगा पता है, 42 गुने 4.3, यानी कि लास्ट में आंसर होगा 0.6 तो दोनों में है जी, है ना। 42 गुने 43 करना कोई बहुत बड़ा बात है, झूठ मत बोलो, 42 गुने 43 करना कोई बहुत बड़ा बात है जी, बट तो हो जाएगा पता है 42 चौका 168, तो ठीक है ना। अब 42 तिया 126, यानी कि 0.1 है तो 12.6, यानी कि 180.6 होगा। 180.6% का मतलब क्या पता है गुरुजी, 100% तो क्रैमूल ही है, 100% क्या है सर, क्रैमूल है, 100% क्या है सर, क्रैमूल है ना। तो 80.6% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आया आई डोंट नो, है ना। आप देखें इस क्वेश्चन को, देखिए सॉल्यूशन को फिर से देखने की कोशिश करेंगे, है ना। निहारिए, देखिए, समझिए, है ना। दिल है कि मान्यता नहीं। चलो गॉड्स प्लान है सब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से बनाया। 86/100 इसलिए लिख देते मेरे भाई, एक ही बार ना परसेंटेज में आंसर चाहिए, ये तो 2 बार परसेंटेज है ना क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं, 27 नंबर एलपीसीबीटी 1 का आया हुआ क्वेश्चन है ना। 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर की, सॉरी 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण लिया गया है ना, धनराशि 3,000 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो मजाक ही ना किया सर, जो बच्चा फॉर्मूला से ही बना सकता है, जिनको ड्राइवर बनना हो, या तो बोलेगा सर 5 चौका 20% इंटरेस्ट निकालना है ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो बिल्कुल सिंपल होता है, एक साल में 4%, तो 5 साल में 5 चौका 20%, 3,000 रुपया है गुरु जी, इस पे 20% निकालना है, 20%, है ना। बोले जी सर। अब 20% को 1/5 भी लिखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप 3 दूनी का 600 मार दो और अगला क्वेश्चन की ओर चलो, है ना। जैसे भी बनाओ, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। धुरंधर बैच का कोई क्लास चला रहे हैं क्यों नहीं, बुड़बक है, अभी शाम में ना पढ़ाए हैं 6 से 7, प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किए हैं, मजाक करोगे, सीरियस नहीं हो तुम, देख लो जी, है ना। ऐसा नहीं मजाक करते, खून पसीना एक कर रहे हैं ना, मजाक नहीं करना। अभी ना पढ़ाया शाम में 6 बजे, झूठ क्यों बोलता है जी, है? ऐसा नहीं करते मेरे भाई, है ना। एलपीसीबीटी 1 2024 का क्वेश्चन है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा,
एक उम्मीदवार ने 70% वैध मत प्राप्त किए और 172 मतों के बहुमत से जीत हासिल की, तो वैध मतों की कुल संख्या क्या है? देखो ये क्वेश्चन कितना भोला दिया गया, कितना साधारण क्वेश्चन दिया है। कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि इतना वैध हो गया, इतना लोग नहीं देने आए, यानी कि जितने लोग गांव में थे सब ईमानदार थे, सब लोग का वोट वैलिड वैध वोट है ना, सब वोट वैध वोट है ना। और एक जो है 70% वैध मत लाया, तो टोटल 100% वैध मत है, सब वोट बराबर ही है। तो दूसरा 30% लाएगा, तो जीतेगा कितना से? 40% से। और यही तो बोला है कि 172 मतों की बहुमत से जीत हासिल की है, तो वैध मतों की कुल संख्या क्या होगी? अब बोलेंगे सर 172 है ना, जो 40% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगा 172/40, तो 100% की वैल्यू कितना होगा सर? क्योंकि 100 तो टोटल वैध मत है सर, एक शून्य से एक शून्य, 43 चौका 172, 4 चौका 16, 4 तिया 12, तो 43 इंटू 10 बराबर कितना? 430 को वोटे हैं इस गांव में, है ना। मुखिया का चुनाव हुआ, पंचायत वाला चुनाव हुआ जी, 430 आया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बढ़ते चलो, आगे चलते चलो, है ना। चलो देखो, ऐसे भी क्वेश्चन एलपी में आया है। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, सबसे पहले बताते हैं ना। आपको ड्राइवर बनना है, जो ड्राइवर अगर स्ट्रेस ले लेगा तो कितना पैसेंजर को ले लेगा, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन भी एकदम आसान आसान पूछा जाता है, कोई हेडक वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बाबू ऐसा आराम से काम करना आपको, ये सब नहीं है ना। बहुत लोग देख रहे हैं कि एलपी वगैरह के एग्जाम के लिए इतना चश्मा उस्मा लगा के पूरा एकदम, है ना, टेंशन में, इधर मैथ इधर मीन्स का इतना हल बल इतना कर रहा है, झूठ मूठ बौख रहा है ना। ऐसे लोगों को हम फेल होते हुए खूब देखे ना। जिस तरीके से क्वेश्चन आता है इस तरीके से पढ़ोगे, नहीं तो उतना बनाने वाला कितना लोग विदा हो गए। एकदम आराम से पढ़ो, एकदम हल्ला हल्लो क्वेश्चन आएगा। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन आया 2024। देखो यही बात पिछली बार जब एग्जाम के टाइम में बोलते थे तो एक दो लड़का के बोलता था, आप ही ज्यादा जानते हैं, जो रेलवे का ये पढ़ा रहा, वो इतना कोर्स बेच रहा, उस पर ये सब क्वेश्चन करा। हम बोले कि एग्जाम के बाद आना, और नहीं तो चार थाप तुमको मारेंगे, और नहीं तो मास्टर भी ले चलना, है ना, उसको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। मेरे भाई एलपी में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आने की संभावना एकदम 99% नहीं, सोचना ही नहीं है। जो अगर रेलवे एलपी का तैयारी कर रहे होंगे उनको क्वेश्चन मीडियम लेवल में आएगा, और सुंदर सुंदर क्वेश्चन आएगा, एकदम सुडौल आएगा, है ना। हेडक लेना ही नहीं है, लेकिन सारा रेलवे को पेपर को आपको बना जाना, ये नहीं कि दम पूरा 2-2 पेज वाला 3-3 पेज वाला दम बनाने लगना है, तो सब तो एग्जाम में बना ही नहीं पाएगा, वो 2-4 को छोड़ने वाला होता है। चलो देखो ये क्वेश्चन बताओ जी, यदि एक चतुर्भुज जे के एल एम में जे के एल एम की माप जो है ना, वो 2, 3, 5, 6 के अनुपात में, तो चतुर्भुज निम्नलिखित में से कैसा चतुर्भुज है? कैसा चतुर्भुज होगा जी? तो जब तक कोण को हम नहीं पता करेंगे, जब तक कोण को नहीं पता करेंगे कैसे हम बताएंगे कि कैसा चतुर्भुज है? एंगल से ही पता होगा ना। हम सर चतुर्भुज में चारों कोणों का एक 360 होता है सर, अगर ध्यान से देखें तो 3 2 5, 5 5 10 6 16, 16 यूनिट की वैल्यू कितना पता है? 360। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 दूनी का 32, और 4 और 0, यानी कि 22.5 होगा। नहीं, इससे पता चलेगा हो 2 3 5 6, 5 5 10 6 16, नहीं सर 22.5, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। नहीं, 22 दूनी 45, ये 67.5 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा जी? 22 5 110, 5 5 25, 112.5। और ये हो जाएगा कितना हो? 22.5 इंटू 22 और 6 इंटू 5 मतलब 3, यानी कि 135। ये कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा हो? 3 2 5 5 10 6 16, 16 बराबर 360, 16 दूनी 32, 4 0, तो 45 67.5, 112.5 और 135। ये कैसा है बताओ? कैसा है बताओ? तुम लोग बताओ, देखना चाहते हैं। हम बोलेंगे सर सबसे पहले वर्ग हटा दीजिए, वर्ग क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। दूसरी बात सर, समानांतर चतुर्भुज के बारे में विचार करें, है ना, तो दो संगत कोणों का योगफल जो होता है, दो संगत कोणों का जो योगफल होता है ना, वो सर 180 डिग्री होता है। क्या होता है सर? 180 डिग्री। तो क्या यहाँ दोनों संगत कोण का योग 180 डिग्री है? नहीं है सर, नहीं ना है। अरे बोलो, संगत कोणों का योगफल 280 डिग्री नहीं है, नहीं है। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोण बराबर भी होते हैं सर? नहीं बराबर होता है। हमने सर बराबर हो या नहीं, लेकिन दो लगातार जो कोण रहेगा उसका 180 होगा, तो समानांतर चतुर्भुज खत्म हुए। अब आओ समलंब चतुर्भुज के बारे में, है ना।
समलंब चतुर्भुज के बारे में आ जाओ, पतंग के बारे में आ जाओ ना। तो पतंग में क्या होता है, पतंग में क्या होता है जी, है ना, अपोजिट वाले एंगल का सम क्या 180 डिग्री होता है। समलंब होगा, समलंब, समलंब होगा। तो समलंब चतुर्भुज देखो ध्यान से, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है सर, समलंब चतुर्भुज सर ये दोनों रेखा समानांतर है सर, ये दोनों रेखा क्या है सर, समानांतर। तो अगर मान लो ये जे है, ये के है, ये एल है, ये एम है, तो इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए सर, और इन दोनों का जोड़ भी 180 होना चाहिए सर। तो देखिए सर 45 डिग्री है और 135 है ना। और ये गुरुजी कितना गुरुजी, ये गुरुजी है गुरुजी कितना 67.5, और ये कितना हो 45 67.5, और ये 112.5। तो देखिए गुरुजी इन दोनों में, इन दोनों अगर पैरेलल है, इन दोनों पैरेलल है, इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए सर, नहीं। और इन दोनों का ये भी पैरेलल है सर, तो एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहे हैं सर, तो इन दोनों का जोड़ भी 180 होना चाहिए सर। तो सर ये समलंब कन्फर्म है। समानांतर क्यों नहीं होगा सर, समानांतर में सर इन दोनों का भी 180 योग होना चाहिए था, जो नहीं है। लेकिन समलंब में एक ही पेयर, ये पेयर, दो ही पेयर का योग 180 होना चाहिए सर, क्योंकि ये एक ही पेयर समानांतर होता है, तो इन दोनों का 180, इन दोनों का 180 है ना। लेकिन अगर समानांतर चतुर्भुज होता है सर, तो इन दोनों का जोड़ भी 180 होना चाहिए था, जो नहीं है सर, जो नहीं है सर। इसलिए दिस बिलोंग टू ट्रेपीजियम, है ना, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। हम बोले जी सर समलंब चतुर्भुज। आगे आ जा, क्वेश्चन नंबर 30 आ जा। समान लंबाई की दो ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 76 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अच्छी बात है सर। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 56 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगी, आरपीएफ में होगा ना। देखो मेरे भाई, रेलवे का अगर एग्जाम हो रहा है और रेल का क्वेश्चन अगर आप नहीं बना के आ रहे हैं, तो आपको अधिकार नहीं है रेलवे में नौकरी करने का। रेल का क्वेश्चन तो कम से कम बना दो जी, उसके डिपार्टमेंट का क्वेश्चन तो कम से कम बना दो। बोलो है? उसके डिपार्टमेंट वाले भी क्वेश्चन नहीं बनाओगे, तो हम बोलेंगे सर नहीं, कैसे बनेगा। एक ही फॉर्मूला तो पता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, लेकिन रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम इसलिए होगा सर क्योंकि दो बॉडी एक दूसरे को पार उड़ करने का है, तो सर मोशन में होगा तो रिलेटिव स्पीड तो लगेगा ही। दोनों ट्रेन की लंबाई समान है सर, तो एक ट्रेन की लंबाई टी है, दूसरी ट्रेन की लंबाई टी, तो दोनों का योगफल 2t हो जाएगा। जब एक दूसरे को कोई भी डायरेक्शन में पार करे, सेम या अपोजिट, हमेशा लंबाई जुड़ता है सर, तो 2t होगा सर। सर सेम डायरेक्शन में पार कर रहा है सर, तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या होगा सर, 67 9 76 सर, यानी कि माइनस हो रहा है सेम डायरेक्शन में 9 किलोमीटर प्रति घंटा सर, इसकी स्पीड है सर। और इसको सर 5/1800 से गुना करेंगे मीटर पर सेकंड के लिए, क्योंकि टाइम सर सेकंड में। बोले जी सर यही तो बात है गुरु जी। अब देखिए कितना स्टाइल में काटेंगे सर, 9 दूनी का 18, 2 से काटेंगे कितना टाइम पता है, 28 टाइम, और 2 से काटेंगे 14 टाइम में, और 14 पचे कितना हो जाएगा 70, यानी कि एक टी की वैल्यू कितना हो जाएगा सर 70 मिनट। कितना आसान तो हो गया है, कितना आसान गणित होता है। झूठ मूठ लोग गणित को बदनाम करके रखा है, बदनामी करता है। कितना आसान है बोलो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। जब भी बड़ा हुए तो यही फॉर्मूला पढ़ाया गया, अभी तक ये आ रहा है। बोलो क्वेश्चन नंबर 31 देखो, देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा देर पहले करवाए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है उससे। कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोला है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस धातु का क्या गोला है, इसको पिघलाकर 64 बनाया गया। 64 छोटा छोटा गोला बनाया जाता है ना, 64 एक समान छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। तो मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार बने 5 छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, है ना। हम बोले सर बात ये है ना सर कि छोटा छोटा गोला 5 तोड़ा गया है 64 में, तोड़ा गया है कितना में 64, टोटल कितना गोला है ऐसा 64। सबकी त्रिज्या क्या समान है, सबकी त्रिज्या r है, सबकी त्रिज्या कितनी है r। तो सर जब 4 वाला 64 में अगर तोड़ा जाएगा तो त्रिज्या 1 आएगा, है ना। ये दिखता भी है सर, क्योंकि देखिए दोनों का आयतन तो बराबर होगा सर, इसी को पिघला कर इसमें किया सर। अगर देखा जाए तो 4/3 पाई, है ना, 4 का क्यूब 4/3 पाई r क्यूब बराबर 64 है छोटा गोला, और एक गोला का 4/3 इंटू पार इंटू छोटा गोला का त्रिज्या r क्यूब मान लो, है ना। तो 4/3 पाई कैंसल, 64 कैंसल, r क्यूब बराबर 1, तो r की वैल्यू कितना 1 है। तो ये साफ साफ दिख रहा था कि छोटा गोला की त्रिज्या कितनी होगी मेरे भाई 1 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया कि देखो हमें इस 64 से मतलब नहीं है, केवल 5 का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, समझा, और बड़ा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल में तुलना करके बताओ, है ना। ज्यादा हमको लंबफल से मतलब नहीं है।
हम बोलेंगे सर कोई भी गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो बड़ा का अगर आर स्क्वायर लिख लो, और 5 छोटा छोटा गोला है तो 4 पाई इंटू स्मॉलर स्क्वायर लिख दो। और इंटू 5 इसलिए किए क्योंकि हमें 5 ही गोला छोटा का चाहिए था पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम बोले जी सर, सर 4 पाई गुरु जी कैंसिल ही है ना। आर की वैल्यू बड़ा वाला कितना था सर 4, 4 का स्क्वायर 16, अनुपात सर 5 इंटू सर है ना, एक आया त्रिज्या छोटा वाला का सर 1 का स्क्वायर सर, तो 16 अनुपात कितना आ जाएगा पता है गुरु जी 5, तो 16:5 मेरे भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा सर। ये टेक्नीशियन 2024 में आया था मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि इन छोटे छोटे प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, जिससे कि है ना। सर चैट मैसेज देखें, सर इको साउंड हो गया, समलम राधा रानी है ना, बहुत बढ़िया है ना। तो क्या यहीं पे इको अगर हो रहा है तो यहीं पे क्लास को बंद कर दें क्या, क्योंकि हमने 31-32 क्वेश्चन कर लिया है, कितना क्वेश्चन करेंगे बताओ। बाकी और क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लेंगे है ना। ज्यादा इको हो रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ बैटरी का तो कुछ प्रॉब्लम, बैटरी इज ऑल ओके मेरे भाई, एवरीथिंग इज क्लियर। चलो मैं इतना ही रहने देता हूँ 31 तक, आप 50 तक बनाना है ना, और इस क्वेश्चन को टॉप 100 कर लेंगे, आप ऐसे बना लेना। कल हम लोग है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन पीडीएफ जो है मैथ्स बाय वीके यादव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, और जो भी 18-15 क्वेश्चन है ना, 18-19 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कल और भी क्वेश्चन 30-35 क्वेश्चन कल फिर से करवाएंगे ना, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लीजिएगा है ना। इको हो रहा है तो इको में क्यों पढ़िएगा ना, क्यों कान खराब करना है ना, कान खराब करने की क्या जरूरत है ना। तो ओके, हैव ए नाइस नाइट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ाई करें, कल फिर से सेशन लेके आएंगे है ना, फिर से क्वेश्चन लेके आएंगे, और सभी क्वेश्चनों को इसी तरीके से जिस तरीके से हम करवा रहे हैं उसी तरीके से लगातार प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। जो 18-19 क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इनफैक्ट कल के भी जो कल भी जो करवाएंगे उसमें ये सब शामिल कर ही लेंगे। और आप लोग भी कुछ बनाइए, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कुछ बेसिक क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करें है ना, खुद से भी सॉल्व करना है, ठीक है। अगर कोई नंबर नहीं बनेगा तो आप बाद में इस क्लास के कमेंट में है ना जाकर आप बोलिएगा कि ये क्वेश्चन भी जरूर सॉल्व करवाइएगा, जरूर हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, मिलेंगे है ना अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।